हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार का वर्णन। मगध साम्राज्य की प्रथम जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। मगध पर सर्वप्रथम बृहदर्थ वंश ने शासन किए थे। संभवतः बृहदर्थ वंश ने मगध पर 2600 वर्ष तक शासन किए थे। मगध साम्राज्य के प्राचीनतम इतिहास की जानकारी महाभारत और पुराण से भी मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध साम्राज्य की नींव जरासंध के पिता तथा वसु के पुत्र बृहदर्थ द्वारा रखी गई थी। बृहदर्थ का पुत्र जरासंध एक प्राक्रमिक शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किए थे, किंतु श्री कृष्ण के निर्देश से भीम के हाथों पराजित होने पर वह मारे गए। रिपुंजय बृहदर्थ वंश के अंतिम शासक बने थे। रिपुंजय एक कमजोर एवं अयोग्य शासक थे, इसलिए उनके मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाए, जिससे हर्यक वंश की स्थापना हुई। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार थे। संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के शासक अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं शासक बने थे। इसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके खुद शासक बने थे, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार थे। यह महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जैन साहित्यों में इन्हें श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार मगध के हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक थे। बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल नियुक्त किए थे। बिंबिसार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध जोड़ना शुरू किए। इन्होंने पहली विवाह कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से की थी। इस विवाह में उन्हें दहेज के रूप में काशी तथा कुछ भूभाग मिले थे। दूसरी रानी चेलेना थी, जो वैशाली के लिच्छवी की शासक चेटक की छोटी पुत्री थी। तीसरी रानी क्षेमा थी, जो भट्ट राजा की पुत्री थी। मगध राज्य के पुरानी शत्रुता अवंती राज्य से थी। अवंती राज चंद्र प्रद्योत महासेन के साथ बिंबिसार की लड़ाई भी हुई थी, किंतु बाद में बिंबिसार ने उनसे मित्रता कर लिए थे। प्रद्योत की पीलिया की बीमारी होने पर इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी इलाज के लिए उज्जैन भेजे थे। बिंबिसार को गांधार के शासन की ओर से एक पत्र तथा दूतावास रखने के लिए कहा गया था। यह एक पहले शासक थे जिसने नियंत्रित अस्थायी सेना रखे थे। उसे एक सैन्य या आर्मी सहित कहा जाता था। मगध पहली राजधानी राजगीर थी। इस समय इसे ग्रीविज भी कहा जाता था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता का वध 493 ईसा पूर्व करके स्वयं राजा बने थे। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं शासक बन गए थे। बिंबिसार की हत्या के पश्चात बिंबिसार ने पहली पत्नी कौशल देवी शोक से उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए कौशल देवी के भाई प्रसेनजित ने दहेज में दिए गए काशी राज भूभाग वापस में ले लिए थे। इस कारण मगध और कौशल के मध्य युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अंतिम रूप से विजयी अजातशत्रु की हुई थी। परिणाम स्वरूप प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से करके काशी उन्हें सौंप दिए थे। अजातशत्रु ने लिच्छवी राजकुमारी चेलेना के पुत्र थे। उन्होंने रिश्तेदारी की कोई मान नहीं रखी और उन्होंने वैशाली पर आक्रमण कर दिए। आक्रमण का बहाना उन्होंने लिच्छवी का कौशल राजा से मित्रता का कारण बताए थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को लिच्छवियों के बीच फूट डालने के लिए भेजे थे। यह सफलता उन्हें 16 वर्ष के लंबे अवसर के बाद मिली, जिसे युद्ध में वह जीते, और इस युद्ध में उन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक अस्त्र का भी प्रयोग किए थे। यह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों के पोषक थे। इनके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने राजगीर में स्तूप का निर्माण करवाए थे। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में आयोजन की गई थी। बौद्ध धर्म ग्रंथों में अजातशत्रु को बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में बताया गया था, किंतु यहाँ कहा जाता है कि प्रारंभ में वह जैन धर्म के अनुयायी थे।
उदयन। पाली धर्म ग्रंथ और जैन श्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु का पुत्र और उनके उत्तराधिकारी उदयन थे। इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं शासक बन गए थे। वो अपने पिता के शासनकाल में चंपा के राज्यपाल थे। इसके शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। यहाँ इन्होंने गंगा सोन के संगम पे एक किला का स्थापना किए थे। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए थे। इसके शासनकाल में अवंती के साथ संघर्ष होता रहा। इन्होंने अपने साम्राज्य हिमालय से लेकर छोटा नागपुर पहाड़ी तक विस्तृत किए थे। उदयन के बाद इनके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक शासक बने। नागदशक का नाम दर्शन भी कहीं कहीं मिलता है। इसके पश्चात जनता ने शिशुनाग नामक एक योग अमात्य को मगध का राजा बनाए। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश, इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इन्होंने 412 से 398 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। इसके द्वारा सबसे बड़ी सफलता अवंती राज को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना गया था। इससे 100 वर्ष की मगध और अवंती के बीच की फूट की रिश्ता ठीक हो गई थी। इसने अपनी राजधानी वैशाली बनाए थे। इसके बाद इनके पुत्र कालाशोक या काकवर्ण शासक बने थे। कालाशोक, इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए थे। इसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। राजधानी में घूमते समय इनकी कोई चाकू मार के हत्या कर दी थी। इस वंश के अंतिम शासक महानंददीन या नंदीवर्धन थे। इसी ने नंदवंश की स्थापना, इसके बाद नंदवंश की स्थापना हुई थी। नंदवंश के पहले शासक महापद्मनंद थे। नंदवंश के कुल 9 राजा हुए थे। महापद्मनंद, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, वशसिद्धक, केवर्त और धनानंद। इस कारण इन्हें नवनंद भी कहा जाता है। महापद्मनंद को एक रात कहा गया है, जिसका अर्थ सभी दूसरे राजकुमार को जिसने नष्ट कर दिया हो। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाए थे। राजा खारवेल की हाथी गुफा के लेख में नंदवंश के शासन द्वारा कलिंग के पर विजय संबंधित वर्णन मिलता है। इन्होंने वहाँ एक नहर खुदवाई थे, जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने अपने अभिलेख में किए हैं। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग से एक जैन प्रतिमा भी उठाकर अपने साथ मगध ले आए थे। पुराणों में महापद्मनंद का वर्णन एक ऐसे शासक के रूप में किया गया है जिसने सभी क्षत्रियों को नष्ट कर दिए थे और इन्हें द्वितीय परशुराम भी कहा गया है। व्याकरण के लेखक पाणिनि इनके मित्र थे। इसके शासन काल के बारे में मतभेद है। संभवतः 27 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। धनानंद इस वंश के अंतिम शासक थे। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर के समकालीन थे और नंदवंश के अंतिम शासक थे। लेखकों ने इसे अग्रमीज कहे हैं। धनानंद के समय ही सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व उत्तर भारत में आक्रमण किए थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है इनके पास 20,000 घुड़सवार सेना, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थी। इन्होंने जनता पर भारी कर लगाए थे। इनकी शक्ति के डर से सिकंदर के सेना ने मगध पे आक्रमण नहीं किए थे। नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। धनानंद ने जैन अमात्य सक्टाल और स्थूलभद्र थे। धनानंद के जैन अमात्य सक्टाल और स्थूलभद्र थे। नंदवंश के शासनकाल के दौरान उपवर्ष, बररुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान थे। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर मौर्यवंश की नींव डाली थी। मौर्यवंश के अंतर्गत मगध अपने गौरव के शीर्ष पर पहुंच गया था। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।